क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कॉपी। चलो, स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं सर। और ये भी इंटरव्यूज में, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और अभी तक मैं आपको ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे सबसे पूछ लेना, सारे स्टूडेंट से, जितने भी हैं तुम उनको पर्सनली मेल करके पूछो, कैसे पूछो, उनसे पूछना जो तुमसे इंटरव्यू में पूछा गया क्या उसमें तुमने कुछ नया पाया। वो बोलेंगे नहीं जी हमने कुछ नया नहीं पाया, या तो सर के वो लेक्चर नोट्स से था, या कहीं ना कहीं असाइनमेंट से था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से था। ठीक है, समझे? तो हम पहले ही उतना पढ़ लें, क्योंकि जो भी तुमसे पूछा जाता है वो बुक्स में ऑलरेडी है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से कर लो, उस लेवल तक एक्सरसाइज सॉल्व कर लो कि आपको पहले चीजें नई नहीं लगेंगी। वहां पे ऐसे लगेगा ये तो मैंने पहले किया। लेकिन कभी कभी जैसे ऐसा लगेगा यार अलग सा क्वेश्चन है, तो उसमें घबराना नहीं है आपको, आपने ट्राई करना है, हो जाते हैं क्वेश्चंस। हिंट देते हैं वो हो जाते हैं हिंट से। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये फेयर निकाल देना इंटरव्यू का कि हम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर अगर ये फेयर रहेगा तो फिर तो भाई आप नहीं कर पाओगे इंटरव्यूज। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो ये फेयर हटा दो। चलो, अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मान लो हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है मैं तो भूल गया। क्वेश्चन नंबर 19 है ना की का? 19 ही है पक्का वैभव? है या नहीं है मुझे नहीं पता। है। ठीक है। है। देखो, इसको हम अभी प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, तुमने आंसर तो निकाल दिया, एग्जाम में भी तुमने कर दिया, मैंने एक आपको हिंट भी दिया था पीछे में ऐसे करेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि पूरा किसी भी मतलब किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो मैंने क्या बोला था, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है डिस्टिंक्ट, उसके पास आइगन वैल्यूज हैं, तो देखो बड़ा आसान प्रूफ है, ऐसे सोचेंगे ना। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? ठीक, देखो क्या बोल रहे हैं, लेट वी एम एन आर विद द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद द रियल एंट्रीज, लेट ए बिलोंग्स टू वी एंड कंसीडर द लीनियर मैप टी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन वी। मतलब समझे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ऑन राइट, द ट्रेस ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ ए इज गिवन बाई। ठीक है, हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर हम निकाल लें तो हमें आइगन वैल्यूज के बारे में पता चल जाएगा, क्या कोई रिलेशन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए का विद इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। लेकिन ये आपको एकदम नहीं ऐसे दिमाग में आएगा, आप पहले कुछ एग्जांपल्स लीजिए। जैसे ही आप एग्जांपल लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि यार ऐसा होना चाहिए, फिर आप सोचेंगे कि कैसे प्रूव करना है मुझे ये चीज। ठीक है, एग्जाम्पल से जैसे इजीएस्ट एग्जाम्पल आप लेंगे वो आप सब कर लेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि एग्जाम्पल लेना और आपको पता है कि इसका आंसर एग्जाम्पल से गैस होगा ऐसा, ये आप कर लेंगे हाँ या ना? एग्जाम्पल से लेके करेंगे ना, एग्जाम्पल से आंसर गैस होगा ऐसा, आपको लगेगा कि ये हो सकता है। अब क्या इसको मैं प्रूव कैसे करूं? एक मैं और तरीका बताता हूं, दूसरा ऐसे सोचो यार कैसे प्रूव करूं इसको, अगर लैम्डा कोई आइगन वैल्यू हुई फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं प्रूफ लिखूंगा। ओके, जब मुझे लिखना होगा तो ये सब नहीं लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ प्रूफ लिखूंगा। और वो कैसे लिखूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सोचो कि लैम्डा अगर ए की आइगन वैल्यू हुई तो मुझे करना क्या है, क्या वो इसकी भी आइगन वैल्यू हुई तो मेरे पास ऐसा होगा किसी नॉन जीरो वेक्टर के लिए। अब उस वेक्टर को हम यहाँ पे वी बोलेंगे, ठीक है, ना कि एक्स, क्योंकि एक्स ऊपर यूज हुआ है। ठीक, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी होगा। तो फिर क्या इसका कुछ यूज किया जा सकता है? तो देखो, आपको पता है अगर कोई दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये ए है और ये इसके कॉलम है x1 x2 डॉट 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 से, चलो कॉलम्स को हम c1 c2 ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डिनोट करते हैं cn। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये होती है, सबको पता है कि नहीं है जी? बताओ। हम्म, तो अब आप सोचो कि अगर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह आप मैट्रिक्स की जगह ये रखो, v 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है हाँ। ये ध्यान देना, अभी ये क्या है हमारे पास स्पेस ये है, तो आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, खुद मैट्रिसेस होंगी। समझ रहे हैं ना, आइगन वेक्टर्स इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। हाँ, क्योंकि आइगन वेक्टर माने यहां होना चाहिए। सो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं अगर ऐसे, तो ये क्या होगा, ये आएगा ऐसे जी, ये। ठीक है, तो यहां से मुझे प्रॉपर ए को अंदर ले जाओ, फिर मैं बाहर लेके लिख देता हूं। आप समझ गए ये वाली बात जो मैंने बोली, ये कैसे आया करके, जो मैंने ऊपर बोला। हाँ, तो इसका मतलब लैम्डा भी आइगन वैल्यू है। अगर वी मेरे पास एक आइगन वेक्टर है तो मैं एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ला सकता हूं? नहीं ला सकता? जैसे मैंने वी पहले प्लेस में रखा है, वी दूसरे प्लेस में रख दूंगा ऐसे।
तो मुझे पता लग गया कि कम से कम लैम्डा अगर एक भी आइगन वैल्यू है तो n टाइम्स तो होनी ही होनी है, मतलब मल्टीप्लिसिटी कम से कम, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ना n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो इट मींस द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज एटलीस्ट n, इट मींस द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज एटलीस्ट n, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ हिंट कि यार ऐसे ही होगा। अब फिर तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि भाई अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हुई एक ही, देखो समझ रहे हो ना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हुई तो मैं आसानी से बना लूंगा। क्या बना लूंगा आसानी से? कि मुझे पता चल जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या आने वाली है, ये इसकी पावर, मतलब हर किसी की पावर एन हो जाएगी। समझ में आई या नहीं आई बात? क्यों हो जाएगी करके ऐसे बोलो, यस और नो। क्योंकि देखो अगर लैम्डा 1 है तो उसकी कम से कम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी, क्योंकि n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। ऐसे लैम्डा 2 है उसके लिए भी होगी, डॉट 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 लैम्डा n, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि सबकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी n हो, ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर हुई तो फिर डिग्री का आर्गुमेंट बिगड़ जाएगा। क्योंकि समझ रहे हो ना, ऊपर हुई तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिग्री कितनी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की, एन स्क्वायर, ऊपर एक भी नहीं हो सकती, आई मीन n+1 एक का भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबका एटलीस्ट n है, तो टोटल n टाइम्स n, एक पॉसिबिलिटी सिर्फ। सो हमें यहां से लग रहा है कि भाई वो यही होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ऐसा हमें विचार आ गया। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं इन जनरल, फिर वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो देखो आप सोचो कि ऐसा कब आता है, आप सोचो ऐसा कब आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होता है इस तरीके से, आपने उसको डायरेक्ट सम लिख दिया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इनटू इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, राइट? आता है या नहीं? हाँ, तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तुम अलग अलग तरीके से सोचना, मैं अपना तरीका तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ऐसे सोचता, मैं ऐसे नहीं कि तुरंत अब मैं आपको यहां से शुरू कर दूं कि लेट डब्ल्यू ब्रेक एम एन आर दिस लाइक दिस एंड वी गेट द सॉल्यूशन, पर तुमको कुछ भी नहीं आएगा। आएगा क्या कुछ? सोचो तो, क्योंकि तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, तुमने वो कहां से लाओगे फिर, जो तुम्हें तुरंत कोई दिमाग में थोड़ी चीज कूद जाएगी ना। तुम्हें पता होना चाहिए मुझे सोचना कैसे, एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचो, और फिर तुम्हें करेक्ट आंसर का गेस लग जाए, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करो। फिर एन की जगह छोटा ले लो, ठीक है, मतलब कैसे भी तुम्हारा पहले गेस करेक्ट होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। और देखो अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हुई तब भी ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं, समझे? इफ ए इज डायगोनलाइजेबल देन ये वाला प्रूफ ही काम करेगा, समझे ना? क्योंकि एन के पास क्या होंगे, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, राइट? और इसके पास फिर एन स्क्वायर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से आ जाएंगे, राइट? वो फिर करस्पॉन्ड करेंगे किसको? आई थिंक इस केस में क्या होगा, ये वाला काम करेगा नहीं, चेक करना, ओके, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊं प्रॉपर वो सॉल्यूशन लिखो कि अब मैं कैसे प्रूव करूंगा। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट सम में ब्रेक करता हूं इसको, ठीक है। और डायरेक्ट सम में ब्रेक ऐसे करना है, हाँ सॉरी एक चीज कहना मैं भूल गया, वो डायरेक्ट सम में ना जब मैंने v को v1 + w1 + w2 लिखा, तो वो इनवेरिएंट होने चाहिए सब स्पेस, हाँ ठीक है, इनवेरिएंट होने चाहिए सब स्पेस, हाँ। तो इनवेरिएंट सब स्पेस वैसे होते क्या है एमएनआर के, आपको पता है? आपने देखे हैं कभी इनवेरिएंट सब स्पेस जी? मतलब कुछ इनवेरिएंट सब स्पेस किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखें? रिप्रेजेंटेशन थ्योरी किसने पढ़ी है थोड़ी भी? हाथ खड़ा करो। मैं ये नहीं बोल रहा ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पढ़ना जरूरी है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप में से किसी ने पढ़ी है तो इट्स ओके। चलो देखो, सो एमएनआर को मैं ऐसे लिखता हूँ, वी हैव एमएनआर इक्वल टू v1 + v2 + डॉट 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 vn, वेयर, देखो लिखना सीखो आप, वेयर vi इक्वल टू क्या है vi इक्वल टू, कैसे लिखोगे बताओ? तुम समझे vi में क्या है, ith कॉलम, हाँ अभी आता हूँ ना वैभव, ith कॉलम नॉन जीरो है और सारे कॉलम जीरो है। समझ में आई बात या नहीं आई? ओके, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो पहले मुझे थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कुछ, ओके। ith कॉलम नॉन जीरो यानी कि ei1,
ऐसे लिख देता हूं, हाँ, स्पान ऑफ EI1 EI2 एक मिनट, हाँ मैं भी इसको करेक्ट करूंगा, रुक जाओ, गलत हो सकता है। EI1 का मतलब जो IV रो है उसका पहला एलिमेंट, तो ये गलत है एक्चुअली, ये कॉलम फिक्स रहेगा, EIJ लिख देता हूं इसको, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, मैं भी आपको समझाता हूं। 1J, A2J, ENJ, ठीक है, स्पान ऑफ दिस। तो पहले मुझे ये बताओ, एंड EIJ इक्वल टू सच दैट AIJ इक्वल टू 1, आई मीन 1 एंड 0 अदरवाइज। EIJ का मतलब है इसकी IJ एंट्री क्या है, इज अ मैट्रिक्स with IJ entry 1 and all other entries are 0, ठीक है, एंट्रीज आर 0। ये समझ में आ गया आपको? और भी आप किसी भी तरीके से, मतलब जो भी आप लिखे ना, आपका बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। EIJ का मतलब समझ गए? EIJ कौन सी मैट्रिक्स है, इसकी IJ भी एंट्री 1 होगी और सारी एंट्री क्या होंगी, 0 होंगी। इज इट क्लियर टू और नॉट? मतलब EIJ का मतलब क्या है, आप सोचो। तो इसमें मैं एक्चुअली इसको मैं क्या लाना चाहता हूँ, VJ का मतलब क्या है मेरा, ये वाला स्पेस है। आई मीन टू से, जैसे V1 का मतलब क्या है, V1 का मतलब है ऐसे, जैसे ये वाला पहला वाला नॉन जीरो हो सकता है और सारे जीरो रहेंगे, मतलब समझे, ये वाला वेक्टर सब स्पेस MNR का। जैसे मान लो कि आप आपके पास M2R है, तो मैं ये वाला बोल रहा हूँ, ये AB 0 0, A और B कहाँ होंगे, MNR है ना, तो R में होंगे, ठीक है, समझे? तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको, आप समझ रहे हैं। मैं पहला वाला कॉलम E11 N प्लस E1 E21, समझे ना? यही है या नहीं है, बताओ। राइट, हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ABR में स्पान ऑफ E11 प्लस E21। अब वो देखो जो मैंने जनरल लिखा है, समझ में आ गई बात? आप वो बोल रहे हैं कि जेवा कॉलम नॉन जीरो हो सकता है और सारे सारे जीरो, मतलब जेवे कॉलम में एलिमेंट्स हैं और सारे जीरो हैं। इज इट ओके? अब ये सब मिटा दो। राइट, सो इसको हटाओ। अब देखो, एक चीज मैं बताता हूं कि ऑल दीज VJ इज इनवेरिएंट। नोट दैट VJ इज इनवेरिएंट सबस्पेस, इनवेरिएंट अंडर T और ईच J। ये मुझे फॉर ईच J आगे लिख लेना चाहिए, ठीक है। नोट दैट फॉर ईच J VJ, यहाँ पे कॉमा, इज इनवेरिएंट अंडर T। देखो सबको पता है, देखो, क्योंकि अगर आप T ऑफ VJ निकालोगे, वो क्या आएगा सोचो, कंटेंट इन VJ होगा या नहीं होगा, राइट? राइट, या बिकॉज आप लिख भी देना यहाँ पे, बिकॉज इस तरीके से, इफ B बिलोंग्स टू VJ एंड T ऑफ B इक्वल टू AB इक्वल टू A इंटू 0 0, इसका जेथ कॉलम केवल नॉन जीरो होगा, सबको पता आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखो, जेथ कॉलम पर ही नॉन जीरो एंट्री आ सकती है और जगह पे जीरो आएगी, इसको बिलोंग्स टू क्या लिख देना, VJ, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ या ना? अब सोचो कि इसलिए
MNR डायरेक्ट सम है उनका। और ये आपको पता है या नहीं कि अगर मेरे पास कोई V डायरेक्ट सम हो दो सब स्पेस का, W प्लस U प्लस V, एंड आप फिर T को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो U पर, अगर इनवेरिएंट हो, दोनों दोनों इनवेरिएंट हो, हाँ, तो दोनों पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ T क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ U इनटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ V, क्योंकि उसकी मैट्रिक्स से डायरेक्ट सम आती है। ठीक है, जो U की मैट्रिक्स होती है उसका फिर ऐसे करके। ये सब पता है ना? या नहीं है तो बताओ, मैं लिखता हूं। ओके, नहीं है तो फिर चेक कर लेना इसको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इफ V इज अ direct sum of T invariant subspaces, then the characteristic polynomial of T is the, मतलब उसकी जो तुम मैट्रिक्स निकालोगे ना, ये घर में चेक कर लेना, ठीक है। जब भी आपके पास मान लो कि दो स्पेस इनवेरिएंट हैं, तो देखो इसका बेसिस कैसे लिखते हैं पता है? V1 का मैं बता भी देता हूँ क्विकली, देखो वो सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए। सो U का बेसिस लिखो आप पहले, U का, और फिर लिखो V का बेसिस, डॉट 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 V, जो भी U का बेसिस है से K, और फिर इसको K+1 डॉट 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 एन तक आ गया मान लो। फिर अब तुम इसमें टी यू निकालोगे ना, जब टी यू वन निकालोगे तो क्या आएगा आपको पता है? क्योंकि ये यू के ही अंदर है, तो इनका ही लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा ये यू वन ईटीसी यू का। और इसके जो कोफिशिएंट आएंगे ना, ये वी एच के, ये सारे जीरो आएंगे। तो इसका पहला कॉलम क्या आएगा जब मैट्रिक्स बनाओगे आप? तो जो यू वन के कोफिशिएंट है उसके बाद जीरो जीरो, आई मीन यहाँ पे क्या आएगी मैट्रिक्स से आएगी जब आपने टी को यू पे रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी उसकी जब आपने टी को वी पे रेस्ट्रिक्ट किया है। और डायरेक्ट सम में आपको पता है ना क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ये है। ओके, हाँ, तो नहीं तो अगर तुम लिख भी सकते हो इसको, अगर ये तुम्हें प्रूव करना हो, जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया तो आप ऐसे करोगे, मतलब इंटरव्यू में पूछ दिया, ऐसे वहां लिखना नहीं होता है, सिर्फ ऐसे बताओगे, ठीक है। वहां एक एक चीज नहीं लिखनी है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ कैसे करना है करके। ओके, सो इसलिए नाउ वी कैन रेस्ट्रिक्ट वी कैन रेस्ट्रिक्ट टी टू वीजे टू वीजे एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी वीजे। आप बता सकते हो क्या होगी जब वीजे में रेस्ट्रिक्ट होगा? x माइनस लैम्डा a की पावर n। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए की पावर एक्स, एन नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपको नहीं लगता? एक ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगी, सोचो। बट सर वो रिपीट तो n टाइम्स करेगी ना। नहीं, मैं तो अच्छा वीजे हाँ। में, मैं तो किसी एक पर्टिकुलर वीजे में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ या ना, बस पहले सब लोग समझो ये होगा कि नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए आएगी क्योंकि एक ही मैट्रिक्स आने वाली हो। अच्छा, तुम घबराओ मत, ये बहुत आसान है। देखो, तुम को अभी ऐसा वेक्टर स्पेस मिल गया है ये, जिसका एक कॉलम और बाकी जीरो है, ये सिर्फ ऐसा ही है, मतलब ये आर एन ही है। ओके, आर एन है, राइट, आर एन तो है और सारी जीरो है। इट इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन ना, नहीं है कि नहीं है बताओ? एंड जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बताऊं? वो ये वाला है कि x गोज टू ए एक्स, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल तो तुम्हें पता ही है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। यस और नो? डू दिस, ओके, डू दिस। मैं बोल रहा हूं कि आप ये भी लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो अपना रीजन कि सिंस वीजे इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन एंड द करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज टी, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसका रीजन, बिकॉज, अगर तुम शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो देखो, बिकॉज वीजे इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन एंड द करेस्पॉन्डिंग माने जानते हो ना? जैसे मान लो टी वी से वी में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने डब्ल्यू कोई ले लिया इसके आइसोमॉर्फिक, तो एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगा जो वी से वी में भेज रहा था, अब वो डब्ल्यू में देखना है वही वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको करेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय, अब आपका वेक्टर आएगा, हाँ, तो आप बोलोगे v गोज टू ए वी। सो तो आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल तो बदलती नहीं है, मतलब यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आएगी किसी भी आइसोमॉर्फिक स्पेस में वही आएगी। यस और नो? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होगी फिर?
ए हो जाएगी। इसलिए आप ये भी लिख सकते हो, अभी मैं पूरा समझा देता हूं। द बेसिस ऑफ MNR इज गिवन बाय, अब वो सब तुम लिख लेना, हाँ मैंने बता दिया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब सॉल्यूशन। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी एक्स, मतलब टी की ओवर MNR होगी, कैर ए एक्स इंटू कैर ए एक्स डॉट 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 कैर ए एक्स। और जब भी तुम एग्जाम में सॉल्यूशन लिखते हो ना, तुम्हें लगता है कि यार ये भी क्या मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ये भी क्या एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो कर दो उसको, ठीक है, कुछ नहीं जाता है। समझे? मैंने भले ही आपको कुछ स्टेप्स बोले ना आपको यहाँ पे, तो आपको लगे कि क्या मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि ये बेसिस होता है, उसको करने में कोई नुकसान नहीं है आपका। अगर समय है तो कर दो, नहीं है तो वो अलग बात है। ठीक है, मेरे पास नहीं है क्योंकि वो चीज तुम खुद भी कर सकते हो। तो मैं, ये आ गया राइट, तो तुम्हारा प्रूफ हो गया पूरा का पूरा, ये कैर ए एक्स की पावर एन। तो अब इसका, अब तो तुम बता दो फिर ट्रेस क्या होगा। इसलिए अगर हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम को तो तुम भूल गए थे ना, हम ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं, खो गए थे ना इसमें। हाँ, ऐसे ही भूल जाना चाहिए फिर लास्ट में। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो प्रूफ करना था सिर्फ ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, एन टाइम्स ट्रेस ऑफ, सॉरी हाँ, ट्रेस ऑफ टी। ठीक है ना? ये क्लियर है कि नहीं है, क्यों होगा करके? नहीं है तो पूछो मुझसे। एन टाइम्स ट्रेस ऑफ ए क्यों होगा? क्योंकि हर कोई आइगन वैल्यू की जो भी मल्टीप्लिसिटी होगी ना ए में, वो एन टाइम्स रिपीट हो जाएगी फिर टी की मल्टीप्लिसिटी मतलब। ओके, तो इस तरीके से ये एनबीएचएम में पूछी गई एक प्रॉब्लम है। और आपको मैं बताता हूँ, हाँ क्वेश्चन के आंसर में कर रहा हूँ। एनबीएचएम में ऐसा भी होता है ना, मुझे याद आया कि 6 बजे से नए बच्चों की क्लास भी है, और एक्चुअली 6 ही बजे हैं यहाँ पे, तो मैं उनको यही लिंक भेज देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? एक मिनट। तो कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, अच्छा लगा? हाँ बताओ वैभव, पहले तुम क्या पूछ रहे हो पूछो। सर जैसे हमने यहाँ पे इसे डायरेक्ट सम में तोड़ा है, हम्म। कॉलम वाइज हमने इसे बनाया है। अगर हम हम्म। इसे डायरेक्ट सम में तोड़े बट डायरेक्ट सम ले आइगन स्पेसिस का, वो भी 3 वेरिएंट होते हैं, हाँ, तो वैसे भी तो कर सकते हैं ना, मतलब तो अगर आइगन स्पेसिस में। कौन से आइगन स्पेसेस, जैसे कौन सी आइगन वैल्यू, ये पता करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब हाँ हाँ, मान लो कि कोई आइगन वैल्यू है, तो एक आइगन स्पेस, कितने आइगन स्पेस लोगे तुम, और किस आइगन वैल्यू के लिए लोगे, कितने केसेस बन जाएंगे? ये सारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं मतलब। हाँ बताओ तुम कैसे प्रोसीड करोगे भाई तो। वैल्यूज, हाँ, क्योंकि आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स पर मतलब या तो वो 1 डायमेंशनल बनेंगे या 2 डायमेंशनल बनेंगे। 1 डायमेंशनल क्यों, 2 डायमेंशनल क्यों बनेंगे? मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए बनेंगे ना। नहीं, तो अगर कोई आइगन वैल्यू ऐसी है, अभी एक आइगन वैल्यू के n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर तो एटलीस्ट आएंगे, तो n डायमेंशनल तो एटलीस्ट होगा किसी भी आइगन वैल्यू के लिए। अभी मैंने क्या दिखाया कि कोई भी अगर एक आइगन वैल्यू है तो मैं आपको n एटलीस्ट आइगन वेक्टर दिखा सकता हूं उसके, नहीं दिखा है? अगर कोई एक आइगन वैल्यू a की है तो वो आइगन वैल्यू t की भी है, और उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, राइट? तो एटलीस्ट n डायमेंशनल आइगन स्पेस होगा, n डायमेंशनल। यस और नो? हेलो? हाँ सर। हम्म। सो चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, समझने की कोशिश करना जो नए हैं, मतलब जो अभी कितने कुछ बच्चे थे जो वो वाले हैं, मतलब IIT जेम वाले, इट्स ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको मैं आगे का थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, अभी नीचे का भी मैं बताऊंगा, बाद में बात करता हूँ अभी। हाँ पल्लवी? तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालूं ये ऐसे? मिनिमल पॉलिनोमियल टी का, हम्म। मिनिमल पॉलिनोमियल टी के, हाँ समझ, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सो क्वेश्चन तो अच्छी पूछती है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन तुमको बैक करूंगा, ठीक है, और तुम बताओगे, आसान है। बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी?
सर कैरेक्टरिस्टिक AX सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ AX ही होंगे। हाँ बस मिनिमल डायरेक्ट सम की क्या होती है मिनिमल पॉलिनोमियल? अगर तुम्हारे पास कोई भी डायरेक्ट सम है इस तरीके से, तो यहाँ पे A B C रखे हैं तो क्या सबका एलसीएम होता है? अब हर जगह ए ही रखे हैं, राइट? सबका एलसीएम लेना है तुम्हें। तो सर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से बोल रहे हो? हाँ, जैसे मतलब तुम्हें ये समझ में आया कि टी की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? हाँ डायगोनल पे A आ जाएंगे। हाँ, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तभी तो आई वो, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगी? सबका एलसीएम। हम्म तो क्या है एलसीएम? क्या है इसका? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ही तो है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ही आएगी। ठीक है ना? हाँ एक मिनट, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, हाँ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए आएगी। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया सबको? हाँ रित्र। सर वो मिनिमल पॉलिनोमियल का ऐसा एक क्वेश्चन था ना इनबीएचएम में, उसमें मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर था उसमें +1 हो रहा था। नहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था, आई थिंक दूसरा था मेरे हिसाब से। तो मतलब तुम बोल रहे हो +1 आएगा? हाँ मतलब डायरेक्ट एक ऐसा ही अलग है। मतलब मैट्रिक्स में एक ऊपर और एंट्री थी, वो हाँ डायगोनल नहीं थी मैट्रिक्स। क्या? वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं थी, जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन करने पे वो डायगोनल बनेगी। हाँ वो उसमें टॉप राइट कॉर्नर में एक मैट्रिक्स और थी, इस वजह से आया था वो। राइट राइट राइट, वो एंट्री एक बार में गायब होगी। ओके, ये तो देखो, ये तो वेरी क्लियर है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए होनी चाहिए, नहीं है? राइट। हाँ सो एक वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम है हाँ ये लीनियर अलजेब्रा की। देखो बहुत